Yes, good evening, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the last lecture of auditing, सर ग्रुप 2 की ऑडिटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी. चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी रनिंग के अंदर है. सर लास्ट टॉपिक जो हमने बिल्कुल डिस्कस किया दैट आर 9 पॉइंट्स, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट. दैट मीन्स सर ऑडिट करते हुए सर बेसिकली जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिटिंग में कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना होगा वाइल डूइंग ऑडिट. दैट मीन्स जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो क्या ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं अपने माइंड में रखूंगा या वाइल डूइंग ऑडिटिंग मैं उनको कंसीडर करूंगा. तो हमने वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी, वहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी. सो आइए वन बाय वन लास्ट लेक्चर को भी रिवाइज करेंगे, प्लस नया टॉपिक भी क्या करेंगे आज स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमारा कंटिन्यूटी में टॉपिक रनिंग रहे, चलता रहे. यस प्लीज. ये हो गई जी हमारे नोट्स ओपन. सर इंडिपेंडेंस के बारे में हमने कल रीड आउट किया था कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एंड कुछ थ्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली सर 5 तरह की थ्रेट्स हैं जो इंडिपेंडेंस के रिलेटेड होती हैं. सर लाइक सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, क्लियर इंटिमिडेशन थ्रेट, एंड एक आपका जो थर्ड नंबर वाली जो थ्रेट पेंडिंग है दैट इज सर एडवोकेसी थ्रेट्स. तो ये 5 थ्रेट्स हमने सिलेबस के अंदर रीड आउट करी जो बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर हैं, कि जहां पे सर आप किसी ना किसी दबाव के अंदर आके या पार्शियल होके, जहां पे दैट मीन्स आप अपनी जो ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी के कहने के अकॉर्डिंग टू, किसी की विशेस के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉर्मली सर इन दैट केस यू आर बेसिकली अंडर एनी इन्फ्लुएंस एंड देन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. एंड अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए. दैट मीन्स जो ऑडिट करे वो पर्सन मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो आइए नेक्स्ट आगे. सर बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोगों ने जो रीड आउट किए थे उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई ICS PWD AAA. I for integrity, objectivity and intelligence, या you can say independence. Clear? And next is C. C means confidentiality, जो हमारा एक प्राइमरी रूल है, एक प्रोफेशनल एथिक्स का नंबर 1 पॉइंट है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना. ये नहीं है कि सर मैं इधर की बात कहीं और नेक्स्ट क्लाइंट के साथ शेयर करूंगा, मैं वो बात हमेशा अपने बीच रहेगी. ये नहीं कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे क्लाइंट के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा. क्लियर? S मीन्स स्किल एंड कंपिटेंस, मैं जितना भी काम करूंगा विद प्रॉपर स्किल एंड कंपिटेंस करूंगा. PWD, P फॉर प्लानिंग एंड W फॉर वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. सर मेनी टाइम्स ऑडिट करते हुए कई बार मैं किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया गया काम क्या करता हूं, यूज करता हूं. तो बेसिकली सर मैं उनके काम के ऊपर क्या करूंगा, रिलाय करूंगा, विश्वास करूंगा अगर उन्होंने वो काम प्रॉपर वे से किया, विद ड्यू केयर किया एंड प्रॉपर कंपिटेंसी के साथ किया. बट सर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी, अल्टीमेट उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूंगा. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज D फॉर डॉक्यूमेंटेशन. दैट मीन्स सर वहां पे आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन करेंगे जो आपको कल को प्रूव करेगी कि आपने जितना भी ऑडिट किया वो एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स को मानते हुए किया, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए किया. तो अगर ये कल को आप चीज प्रूव करना चाहते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ही आपका एविडेंस बनेगी कि आपने जो अपनी ड्यूटीज करी, आपने जो अपना काम किया वो बिल्कुल सही तरीके से किया. एंड नेक्स्ट इज AAA. सर AAA में नंबर 1 इज ऑडिट एविडेंस. सर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, जिसे हमने शॉर्ट वर्ड SAAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सर बाय यूजिंग कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर. दैट मीन्स 2 प्रोसीजर हमने रीड आउट किए थे, 1 इज कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सेकंड इज सब्सटेंसिव प्रोसीजर. क्लियर? नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. सर ऑडिट तो आप तब कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द अकाउंटिंग सिस्टम विच इज ऑलरेडी इंप्लॉयड बाय द क्लाइंट. क्योंकि जब तक सर मैं क्लाइंट के बिजनेस को नहीं समझूंगा, क्लाइंट के कहने का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को नहीं समझूंगा, तब तक मैं अपना ऑडिट वहां पे प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा.
एंड द लास्ट इज सर ऑडिट रिपोर्टिंग, दैट मीन्स ऑडिट का जो भी कंक्लूजन है क्लियरली आप अपनी ओपिनियन में क्या करें, प्रोवाइड करें। एंड ओपिनियन चेकआउट करने के लिए 3 वर्ड्स DRP, D मीन्स डिस्क्लोजर, R मीन्स रेगुलेशन एंड P फॉर पॉलिसीज। तो DRP आप चेकआउट करें एंड अपनी ओपिनियन क्या करें, इन क्लियर वर्ड्स क्या करें, एक्सप्रेस करें। क्लियर? सो अगेन बेसिक प्रिंसिपल्स विद इन 5 मिनट्स हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स को दोबारा रिवाइज किया एंड आज नया टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। कि बेसिकली सर जो आपका ऑडिटर होगा, ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लेट इट बी सर, ये मैं आपके व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूं कि कल को अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। आइए, नंबर 1 इज इंटेग्रिटी। क्लियर सर, जिसे कहते हैं सच की मूरत, कि बंदा बिल्कुल सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपने काम को लेकर। ये नहीं कि सर उसके माइंड में किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी है। क्लियर? दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं बेईमानी सोच रहा है। सर ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऑडिटर अपने काम को लेकर बिल्कुल ईमानदार प्लस सिंसियर होना चाहिए। क्लियर? ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड while performing his professional duties. That means सर मैं अपने काम को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो मैंने कह दिया मैं वही काम परफॉर्म करूंगा, नो इफ एंड बट। क्लियर? मैं ये चाहूंगा, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि जिस भी बैलेंस शीट के ऊपर मैं साइन करूं, क्लियर, मुझे खुद को साइन करते हुए डर ना लगे, मुझे खुद को एक बार भी माइंड में मेरे किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क रेज ना हो कि कल को कोई मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। दैट मीन्स बैलेंस शीट को साइन करते हुए मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। सर अगर इस तरह का आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स आपने अपना काम सच्ची ईमानदारी के साथ किया। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। सर ये तो कई बार पढ़ चुके कि आपका जो ऑडिटर है दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब सर अनबायस्ड, सर कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल होकर वो पर्सन अपना क्या करे, काम करे। क्लियर? ही मस्ट अडॉप्ट अनबायस्ड एंड इम्पर्सनल अप्रोच, कि बेसिकली सर वो इम्पर्सनल अप्रोच क्या करेगा, नेचुरली ये नहीं कि मैं आपके टच में हूं तो बेसिकली मैं पर्सनल अप्रोच के थ्रू मैं आपसे कोई बेनिफिट निकलवा रहा हूं या मैं कहीं फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हूं। मैं बिल्कुल सर अनबायस्ड वे से, कोई एक तरफा नहीं है सर, प्योरली मैं अपने वे से क्या करूंगा, काम करूंगा, फुली इंडिपेंडेंट होके काम करूंगा। इंडिपेंडेंस ये तो सर हो ही चुका वैसे भी पॉइंट। ही शुड नॉट सबऑर्डिनेट हिज जजमेंट, ये नहीं है कि सर मैं अपनी जजमेंट को किसी दूसरे की विल पावर के अकॉर्डिंग टू क्या कर लूंगा, चेंज कर लूंगा। नहीं सर, मेरे माइंड में जो है मैं वही जजमेंट क्या करूंगा, पास करूंगा, वही ओपिनियन मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग कि आप क्या चाहते हो। समटाइम सर मैं ही मैनेजमेंट के साथ मिल गया, मैंने मैनेजमेंट को पूछा कि आप बताओ जी आप क्या चाहते हो, ये रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट देते हैं और बोलो। दैट मीन सर आप तो फिर मैनेजमेंट के ही फेवर में चले गए। अरे जिसका तुम चेकिंग पार्ट करने आए हो, जिसकी तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जितनी एग्जामिनेशन करने आए हो, तुम तो उनके साथ ही मिल गए, तो बेसिकली तुम अपनी रिपोर्टिंग कैसे सही प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट अपरेंटली एज वेल एज इन रियलिटी। सर मतलब इन रियलिटी एंड दूर दूर तक आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। ही शुड ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट इन अनबायस्ड वे। सर वैसे भी ये तो हमारा पिछला पॉइंट ही आ चुका, जो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर पॉइंट पढ़े थे, IOI। फर्स्ट पॉइंट इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। सर ये तीनों की तीनों क्वालिटीज तो थी। नेक्स्ट इज नॉलेज। सर बिना नॉलेज में क्या काम कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। ही शुड हैव जर्नल नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, बिकॉज सर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, इवन आपसे पहले अभी एक क्लाइंट की कॉल आई तो वो अपना बिजनेस मेरे को देने की बात कर रहे थे कि जैसे हम आपसे काम करवाया करेंगे, तो मैंने कहा जी ठीक है मैं आपका काम करने को रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट मुझे आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव, कि आप काम करते क्या हैं, आपकी परचेजिंग कैसे है, सेल्स कैसे है, आप कैश में सेल करते हैं, बाय चेक सेल करते हैं या क्रेडिट का काम अपना ज्यादा है, रिटर्न्स कितनी है। दैट मीन्स मैं क्लाइंट के बिजनेस के बारे में जब तक नहीं जानूंगा तब तक सर मैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। अरे सर ऑडिट भी तभी करूंगा ना अगर मुझे क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होगी, अगर मुझे इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है,
उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना मार्जिन है, 2%, 5%, 10%, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपनी बुक्स क्या करूंगा, मेंटेन करूंगा ना। नेक्स्ट इज अवेयरनेस अबाउट लॉज लाइक टैक्सेशन लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। दैट मीन्स जो भी आपके ऊपर लॉ एप्लीकेबल है सर, सबसे बड़ा तो इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, एंड बाकी सर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू, लाइक अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट भी आना चाहिए, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट भी आपको आना चाहिए। क्लियर। ही मस्ट कॉन्टिन्यूसली अपडेट हिज नॉलेज टू कंडक्ट ऑडिट इफेक्टिवली। दैट मीन्स आप अपना ऑडिट इफेक्टिवली करने के लिए प्रॉपर वे से जितनी नॉलेज एक्वायर हो सकती है आप उतनी नॉलेज क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, सो दैट आप अपने क्लाइंट का काम प्रॉपर वे से कर पाए। क्लियर। जैसे आपने सर एग्जांपल्स रीड आउट करी थी लास्ट क्लास के अंदर कि ऑडिट का अदर फील्ड्स के साथ क्या क्या रिलेशन है। सर ऑडिट में मैथमेटिक्स कैसे काम आएगा, ऑडिट में लॉ कैसे काम आएगा, ऑडिट में अकाउंटेंसी कैसे काम आती है, तो ये सारी क्या नॉलेज ही है। तो लास्ट क्लास के अंदर भी क्या बताया था सर, एक ऑडिट ही एक ऐसा फील्ड है जिसको करने के लिए तुम्हें सारे फील्ड्स की क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सर ये तो बहुत मस्ट है, क्योंकि सर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मेरी अच्छी होंगी तभी मैं कंपनी के वेरियस लोगों से इंफॉर्मेशन ले पाऊंगा, अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, क्लियर, तभी मैं सीख पाऊंगा ना। यस, ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट ही हैज टू इंटरेक्ट with various officers and staff of organization and third parties, thus he requires good oral and written communication abilities। तो बेसिकली सर आपको बहुत अच्छी oral and written क्या आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली सर आपका सारा काम किसके थ्रू चलेगा, सर ईमेल्स के थ्रू चलेगा, तो आपको ईमेल में लिखने वाली प्रॉपर वर्डिंग सर ये भी तो आनी चाहिए। दैट मीन्स आप कंपनी में अलग अलग लोगों को क्या करोगे, मेल शूट करोगे, मे बी सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अलग अलग मैनेजर्स को, तो सर इंफॉर्मेशन लेनी कैसे है, तो वहां पे आपको दैट मीन्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या करनी पड़ेंगी, इंप्रूव करनी पड़ेंगी। एंड यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट आप अपना ऑडिट प्रॉपर वे से कर पाए। नेक्स्ट इज टैक्ट। ही मस्ट बी एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन, ताकि मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग सिचुएशन में डील कर पाऊं। ही हैज टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज his own staff as well। he should be क्या होना चाहिए बंदा, सर टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल होने का मतलब जैसे हम वर्ड बोलते हैं यार बंदा बड़ा टैक्टफुल है, मतलब काम निकलवाना जानता है जी, बाय हुक और क्रुक जैसे मर्जी काम निकलवाए, बंदे को काम निकालना आता है। कि ऐसी बात नहीं है कि आप कोई किसी भी पॉइंट से सर रुक गए, रुकने का मतलब ही नहीं सर, मतलब उसको पता है कि किस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, कि वो पर्सन कैसे काम प्रोवाइड करेगा, कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ही मस्ट बी क्या होना चाहिए, टैक्टफुल। टैक्टफुल, उसको अलग अलग तरह के टैक्ट आने चाहिए कि मतलब काम निकलवाएं कैसे। नेक्स्ट इज जजमेंट। ही शुड बी कैपेबल टू टेकिंग फर्म जजमेंट सो एज टू विच आइटम्स आर टू बी चेक्ड एंड व्हाट शुड बी द सैंपल साइज। क्योंकि सर नॉर्मल सी बात है, आपको जजमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पर्सन जजमेंटल होना चाहिए। सर जजमेंटल होने का मतलब क्या है कि आप टाइम टू टाइम वहां पे अपनी जजमेंट क्रिएट कर सकें, टाइम टू टाइम अपने एक एस्टिमेट्स सही लगा सकें। सो दैट्स वाई वहां पे आपको क्या चाहिए, एक जजमेंट पॉइंट ऑफ क्वालिटी फ्रॉम ऑडिटर्स में होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट मीन्स सर लाइक जैसे आपने सैंपल साइज वहां पे चूज करना होगा, तो सैंपल साइज के लिए आपको जजमेंट करनी पड़ेगी कि बेसिकली कितना सैंपल साइज वहां पे उठाएं। दैट मीन्स सर कई बार क्या है, पॉसिबल नहीं होता टू चेक ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम सर पूरी एग्जामिनेशन 100% करें, सर दैट इज नॉट पॉसिबल। हम फिर वहां पे क्या करते हैं, सैंपलिंग के बेसिस पे कुछ आइटम्स को चेक करते हैं, रिजल्ट दे देते हैं। तो वो कितनी आइटम्स को चेक करें, सर वो तो जजमेंट है ना आपकी। क्लियर। नेक्स्ट इज लॉजिकल स्किल्स। ही मस्ट बी एबल टू एनालाइज and interpret problems so that he can accordingly deal with the same। मतलब वो पर्सन उसके पास लॉजिकल स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि सर वो बेसिकली एनालाइज कर सके एंड इंटरप्रेट कर सके प्रॉब्लम्स को, कि बेसिकली सर ये लॉजिक है क्या, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपके अंदर लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल्स। ही मस्ट हैव गुड हैंड ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग।
Moreover, he should be aware of latest development in auditing standards so that he can perform audit in an effective manner. That means time to time जो आपकी टेक्निकलिटीज चेंजेस आ रही हैं सर अकाउंटिंग के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, लेट इट बी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो जो एडिशंस होती जा रही है सर आपको प्रॉपर आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए सो दैट अपना दैट मीन्स अकाउंटिंग फील्ड को, ऑडिटिंग फील्ड को प्रॉपर वे से आप हैंडल कर पाए. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. सर ये तो वैसे भी हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स थे, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी. सर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कारण कोई दूसरा पर्सन बेनिफिट उठा सकता है, मैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, सर एक होता है कि जर्नली आपके बारे में बात चली, चलो मैंने भी कुछ बता दिया, बट मैंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जिसका सामने वाला पर्सन कोई फायदा उठाए, कि वो आपके अगेंस्ट कोई गलत काम करे. मैंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वहां पे कभी भी शेयर नहीं करूंगा. एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज टू एनी थर्ड पार्टी. किसी को नहीं शेयर करूंगा एक्सेप्ट व्हेन परमिटेड बाय द क्लाइंट. जब मैंने क्लाइंट से पूछ के वो इंफॉर्मेशन आपको दी, क्लियर, और रिक्वायर्ड बाय द लॉ, या फिर सर वो लॉ के तहत मुझे देनी पड़ी, तो मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे मेरी ड्यूटी बनती थी लॉ के अकॉर्डिंग टू वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज कॉशन. वट एवर ही डज ही मस्ट डू विद प्रॉपर स्किल एंड केयर. दैट मीन्स कॉशियस हो के, हर चीज के बारे में सोच के देन वो अपना स्टेप ले, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि वो जितना भी अपना काम करे वो प्रॉपर स्किल एंड केयर के साथ करे, सो दैट वो अपना काम एक बहुत ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कर सके. नेक्स्ट इज सर ये तो कुछ सिंपल से पॉइंट थे. अगर बात करें हम क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में, सर इतना कोई बढ़िया पॉइंट मुझे नहीं लगा कि मैं कहूं सर आपको यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करने वाला पॉइंट है. ऑलमोस्ट तो यहाँ पे वही पुराने वाले पॉइंट थे जो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़े, कि वो पर्सन सर इंटेग्रिटी का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखे. हाँ, 2-4 पॉइंट्स हमने अच्छे लिखे कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, लॉजिकल स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, दैट पर्सन मस्ट बी टैक्टफुल होगी सर क्वालिटीज. और कितनी क्वालिटीज चाहिए? क्लियर. आइए नेक्स्ट आगे. सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. नंबर 1 इज सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले तो मैं अपना प्राइमरी डिस्कशन आपके सामने रखूंगा कि मेरे ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या. मैं अगर ऑडिट करवा रहा हूं या ऑडिट करवाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. नंबर 1 इज रिपोर्टिंग. ऑडिट इज कंडक्टेड. सर ऑडिट किया क्यों जा रहा है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. सर किस चीज के ऊपर? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने अपनी ओपिनियन देनी है. 10 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज रिपोर्टिंग. अगर आप ऑडिटर से पूछो, एक ऑडिटर से पूछो कि ऑडिट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्टिंग करना. दैट मीन्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये मेरा प्राइमरी मोटिव है, ना कि गलतियां ठीक करवाना. क्लियर. हर पर्सन कहता है जी ऑडिट करवा लो, ऑडिट करवा के अपनी गलतियां सही करवा लो. अरे सर गलतियां निकालना, गलतियां निकाल के ठीक करवाना वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम है कि जो हमने एग्जामिनेशन करी उनके अंदर जो मुझे गलत लगा, जो मुझे सही लगा, उसको रिपोर्ट करना. क्लियर. कि जिसने मुझे अपॉइंट किया, जिसको मेरी रिपोर्टिंग जानी चाहिए, सर वो रिपोर्टिंग देना, उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना, दैट इज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. यस. Objective of audit of financial statement is to enable the auditor to express an opinion on the such financial statements. ये तो सर हम पढ़ चुके. Next is reporting on what? सर रिपोर्टिंग तो हम पढ़ चुके. सर रिपोर्टिंग किस चीज के ऊपर होगी? On the true and fair view. कि वेदर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू मेंटेन करती हैं. अरे सर अगर मैं आपको अभी से, अभी तो अपना 3rd लेक्चर है जस्ट ऑडिट का, अभी से अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपकी बुक जितनी ये खुली खुली है ना सर, इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखो, अपनी लैंग्वेज में मीनिंग ड्रॉ करो, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करो, दैट मीन्स इंग्लिश में लिखो, हिंदी, वॉट जैसे मर्जी करो, बट इसको जितना तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना सर, उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा एंड उतने ही बढ़िया मार्क्स आप पेपर में लेके आएंगे. लास्ट स्टूडेंट को जो मैंने पढ़ाई थी सर थियरी में, मानने की बात है, मैं खुद हैरान हो गया था
इतने मार्क्स मेरे नहीं कभी जिंदगी में आए। नॉर्मली ऑडिट के अंदर 2 बार मैं पेपर दे चुका। उस स्टूडेंट के 84 मार्क्स आए थे इंटर के, ग्रुप 2 का सिलेबस मैंने उसको ऑडिट का करवाया था, एंड 84 मार्क्स उस पर्सन के आए थे। अब ना जाने वो क्या लिख के आया क्या नहीं, उसको यही वर्डिंग एज इट इज मैंने कही थी कि इस बुक को अपनी लैंग्वेज में क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो, सो दैट कल को जब आपसे पूछा जाए तुम फटाफट बोलो कि सर कंटेंट था क्या। अरे सर इंग्लिश तो तुमने फिर भी, बुकिश लैंग्वेज तो तुम लिखने से रहे, एंड आई गारंटी यू, मैं गारंटी देता हूं कि नॉर्मली आप एज इट इज वर्डिंग कभी नहीं लिख पाओगे। कभी नहीं लिख पाओगे कि मैं 100% एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर दूं। सर दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इतना पता सर, इंग्लिश तो मैं अपनी ही लिख के आऊंगा, जो मुझे +2 तक सिखाई गई मैं अपने आप बना के उसको लिख के आऊंगा। बट द थिंग इज मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि लिखना क्या है। मुझे अपनी हिंदी लैंग्वेज में, नॉर्मली अपनी दैट मीन्स मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में मुझे आना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे हम वर्ड बोलते हैं कि सर हमारा यहाँ पे नॉर्मली सर पंजाबी टच है, तो मैं कहते हैं पंजाबी में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट। क्लियर? जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी सर, दैट मीन्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार तुम कर रहे हो स्क्रीनिंग, बार बार उस चीज को पढ़ते जा रहे हो, बट जब तक तुम उसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लेके आओगे ना सर, तब तक वो आपको फील नहीं आएगी, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सो यहां पे अब जैसे मैं आपको हर चीज तोड़ तोड़ के लिख के दिखा रहा हूं सर, जबकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें लिखने वाला पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं, बट लिखने से वो चीज आपको लर्न होगी, लिखने से वो चीज आपको डबल क्लियर होगी। इसीलिए जितनी भी स्पेस आपको दिखती है सर, आप अपना लिखते जाओ, कुछ ना कुछ वर्डिंग, कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में, कि अल्टीमेट क्रक्स इज दिस, ये कहना क्या चाह रहा है ये चीज। क्लियर? सो मैं सर अपनी रिपोर्टिंग किस चीज के ऊपर दूंगा? मैं रिपोर्टिंग दूंगा कि वेदर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। बिल्कुल सर, क्वेश्चनिंग ऐड करो, क्वेश्चनिंग, जितनी तुम क्वेश्चनिंग ऐड करोगे तुम पढ़ने का तरीका सीखोगे, पढ़ने का तरीका सीखोगे कि एक्चुअली ऑडिट पढ़ते कैसे या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते कैसे। क्लियर? आइए नेक्स्ट आगे सर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 200, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 200 सर, उसके अकॉर्डिंग टू हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? साफ शब्दों में, यस, वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करो, द ऑडिटर हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, तो उस टाइम ऑडिटर के ये कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस लेना अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम किस चीज से? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। मैं ये चीज देखना चाहता हूं, मैं इस बात की एश्योरेंस लेना चाहता हूं ऑडिट करते हुए कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर थोड़ी बहुत ही मिसस्टेटमेंट्स हो चलती हैं, बट मैं वर्ड बोल रहा हूं मटीरियल मिसस्टेटमेंट से, मतलब जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या करें? इफेक्ट करें, जिनका इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर हो, इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़े, दैट मिसस्टेटमेंट्स। मैं इस बात की एश्योरेंस आपसे लेना चाहता हूं कि ऑडिट करते हुए, साइन करते हुए मेरे माइंड में ये चीज ना हो कि इसमें ये गलती है, उसमें ये फलानी गलती है। मैं कह रहा हूं कि फ्री माइंड से साइन करो सर, ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर? thereby enabling the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared as per the applicable FRF। क्या जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टू बनी है? सर ये मैं तब जान पाऊंगा ना अगर मैं इस बात से एश्योर होऊंगा, अगर इस बात से एश्योर होऊंगा क्या कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो मटीरियली मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं। क्लियर? यस। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस, कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग टू मैं उस रिपोर्ट को क्या करूं सर, बेसिकली कम्युनिकेट करूं। दैट मींस एक रिपोर्ट बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसको प्रॉपरली एसेस के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग जिसको कम्युनिकेट करनी बनती है उसको मैं क्या करूं, कम्युनिकेट करूं।
इफ रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, जैसे सर आपने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर सर आपके पास इस तरह की कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, कांट बी ऑब्टेन्ड एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, देन ही शुड ईदर डिस्क्लेम द ओपिनियन और विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। मतलब सर मैं बीच में फंस गया किस बात के, सर ना तो मैं प्रॉपरली रीजनेबल एश्योरेंस वहां से ले पा रहा हूं, मतलब ना तो मुझे प्रॉपरली ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं वहां से कि मैं अपनी जो ओपिनियन है उसको मैं क्वालिफाई कर दूं। दैट मीन्स मैं वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दूं या उसको मैं मॉडिफाई कर दूं कि इतने से काम चल जाएगा। क्लियर? इफ रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस इस बात की नहीं ऑब्टेन कर पा रहे कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, और ये भी नहीं है कि मैं उतने से पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दूं और बाकी सबको क्लीन चिट दे दूं, तो उस केस में या तो मैं क्लियरली क्या कर दूंगा, डिस्क्लेम द ओपिनियन, कि मैं सर यहां पे ओपिनियन अपनी दे नहीं पाऊंगा। क्लियर? कि मेरे साथ प्रॉपरली कॉपरेट नहीं किया गया या मैं अपने प्रॉपरली ऑडिट एविडेंसेस यहां पे कलेक्ट नहीं कर पाया, या मैं वो एंगेजमेंट ही छोड़ दूंगा। कहने का मतलब मैं वो काम ही छोड़ दूंगा इन द क्लियर सेंस, मैं बट गलत काम नहीं करूं। ये नहीं है कि सर काम मिसस्टेटमेंट वाला है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और मैं क्लीन चिट वहां पर दे रहा हूं, सर ये चीज नहीं होगी जब तक मेरे पास कोई रीजनेबल एश्योरेंस ना हो। सर एक बात होता है कि चलो क्वालिफाई कर दो, जो पॉइंट गलत है उसको उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, बाकी तो सही कर दो। मैं क्या सर, मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को छोड़ो, मैं रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं ले पा रहा, एंड अकेले क्वेश्चन मार्क लगाने से, सिंगल पॉइंट के ऊपर क्वालिफिकेशन लगाने से कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। दैट मीन्स मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही। तो उस केस में बेटर है कि आप अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दो या एंगेजमेंट ही छोड़ दो। कहने का मतलब वो काम ही छोड़ दो, क्लाइंट ही छोड़ दो। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, आपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताया कि मेरा काम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग करना। क्लियर? डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर is expected to provide opinion on the true and fair view of the financial statement and above. He cannot frame such opinion if he is not able to confirm या dispel the possibility of existence of fraud and error in the financial statement. सर अगर आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई फ्रॉड या एरर है, तो सर आप बेसिकली कोई ओपिनियन कैसे बनाओगे जब तक आप उस फ्रॉड को, जब तक आप उस एरर को कंफर्म या डिस्पेल नहीं करते। क्लियर? जब तक आप उसको कंफर्म नहीं करते कि उसमें वो प्रेजेंट है, वो एरर है, सर जब तक आप इस चीज को कंफर्म या डिस्पेल नहीं करोगे तब तक आप ओपिनियन कैसे विड्रॉ करेंगे? दैट मीन्स तब तक आप अपनी ओपिनियन कैसे ड्रॉ करेंगे? सर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये थोड़ी मतलब है सर एरर बीच में एग्जिस्ट करती है और मैं कह रहा हूं जी क्लीन चिट, मैं कह रहा हूं जी क्लीन ओपिनियन है, अनमोडिफाइड है, तो ये तो गलत काम है ना, जबकि एरर तो एग्जिस्ट करती है बीच में। क्लियर? दस इंसिडेंटल या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो है डिटेक्शन करना, किस बात की? डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस चीज को ढूंढना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी नहीं। हर पर्सन बोल देता है जी गलतियां निकालना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, गलत। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिपोर्टिंग करना, नॉट डिटेक्शन करना। क्लियर? And next is, as per SA 240, primary responsibility of prevention, detection and correction misstatement is that of management. सर पहली बात, गलती ढूंढना, गलती को रोकना, गलती को करेक्ट करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ये लाइन अब याद कर लो, एज पर SA 240। सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो 240 है, जिसमें फ्रॉड एंड एरर्स के बारे में हम डील करेंगे, नेक्स्ट जाके अपने पास 240 आएगा भी, वहां पे भी यही लाइन बार बार आपको पढ़ाऊंगा। हर पर्सन कहता है जी एरर्स को ढूंढना और सही करवाना ऑडिटर का काम है, गलत बात। ये किसका काम है? सर मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ डिटेक्ट करना। क्लियर? कि मैं आपको बता दूंगा कि ये गलती है, और वो भी मेरे से पहले तुम भी चेक करोगे उस चीज को, पहले आप अपने लेवल पे गलतियां निकालोगे, अगर आपको नहीं मिली देन मैं चेक करूंगा मेरे काम करते हुए दौरान। सिंपल सी बात है, जब मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा, ऑडिट करते हुए जो गलती मेरे सामने आएगी मैं उसको रिपोर्ट करूंगा, दैट्स इट। क्लियर? हाउएवर इफ देयर आर डाउटफुल सिचुएशन दैट
सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट। अगर आपको इस बात का डाउट है ऑडिट करते हुए कि यहां पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, ऑडिटर शुड एक्सटेंड हिज प्रोसीजर टू कंफर्म या डिस्पेल द डाउट। दैट मींस आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए या अपने डाउट को सच में बदलने के लिए आप अपने प्रोसीजर क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे। आप अपना काम क्या कर दोगे, ज्यादा परफॉर्म करोगे कि अब तो मैं ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा कि वो चीज है या नहीं है। क्लियर? क्योंकि अब आपके माइंड में क्या हो चुका, डाउट आ चुका। तो अगर डाउट आपके माइंड में आ चुका सर, अब उसको क्लियर करो, सिंपल सी बात। ये नहीं है कि बीच में छोड़ेंगे और अपनी ओपिनियन दे देंगे। अगर डाउट रेज हुआ तो अपना काम रेज करो, काम एक्सटेंड करो और उसको फाइनली या तो कंफर्म करो या डिस्पेल करो। ऑडिट में नॉट रिवील ऑल द मिसस्टेटमेंट। सर ऑडिट का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे आप हर गलती को ढूंढ पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि वहां पे हमेशा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रिवेल करती हैं। कुछ ना कुछ तो वहां पे रहेगा ही रहेगा। एंड हर जगह मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट। ये भी आप ध्यान से देखो कि ऊपर भी मैंने आपको क्या रीड आउट करवाया कि आप एक रीजनेबल एश्योरेंस ले सके। किस बात की, कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। सर मैं कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले ही नहीं पाऊंगा। एंड वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना मिलना कारण क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तुम जितनी मर्जी चेकिंग कर लो, जितनी मर्जी चेकिंग कर लो, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होएगी ही होएगी, क्योंकि तुम इतनी डीपली 1 बाय 1 चेकिंग नहीं कर सकते। अरे सर अगले ने पूरा साल काम किया, क्लाइंट ने, एंड उसके 1 साल का काम मैं 5 दिन में चेकआउट कर रहा हूं, तो नेचुरली सर मैं 5 दिन के अंदर कितनी चेकिंग कर लूंगा? अगले का 1 साल का काम मैं 5 दिन में क्या 100% चेक कर लूंगा? नहीं पॉसिबल सर। क्या उतनी ही मेहनत कर लूंगा मैं? नहीं पॉसिबल सर। यस, इफ ऑडिटर परफॉर्म हिज वर्क इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स जो गवर्निंग एंड ऑडिट हैं, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। सिंपल सी बात है सर, अगर मैंने अपनी ड्यूटी, मैंने जो अपना ऑडिट किया वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किया, तो नॉर्मल सी बात है मेरी कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई गलती ना निकालना। ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्लाइंट। तो मेरी कोई वहां पे गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 9 के 9 प्रिंसिपल्स मैंने वहां पे क्या किए, अप्लाई किए। मेरी ओर से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी कोशिश करके गलतियां ढूंढने की कोशिश करी, बट अगर नहीं मिला तो मेरी क्या गलती? अगर वो डिटेक्ट नहीं हुई तो मेरी क्या गलती? सर अब मुझे क्या पता कि तुम लोगों ने आपस में मिली भगत करके इतनी डीपली कोई मिस्टेक करी हुई है, समटाइम्स वो मेरी पकड़ में नहीं आई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। सर मैंने तो अपना परफॉर्मेंस, मैंने तो अपना ऑडिट बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू किया। हाँ, नॉन डिटेक्शन रह गई, आई कांट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। मैं लायबल थोड़ी हूं उस चीज के लिए। क्लियर? हाउएवर इफ ही नोटिसेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, बट अगर आपको सर किसी फ्रॉड के कारण कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है, ही शुड कम्युनिकेट द सेम एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपकी वहां पे ड्यूटी बनती है, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मे बी दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कहने का मतलब सर जिसे हम वर्ड बोलते हैं TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनका अल्टीमेट कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल है। क्लियर? इफ मिसस्टेटमेंट्स आर फाउंड, ही शुड एंश्योर देयर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर either in financial statements by the management or in his audit report। तो नॉर्मली आप वहां पे क्या करेंगे सर, सिंपल सा पॉइंट कि मिस स्टेटमेंट्स को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बाय द मैनेजमेंट, क्लियर, बाय द मैनेजमेंट क्या करेंगे, या तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे, क्लियर, या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका क्या दे दोगे, डिस्क्लोजर दे दोगे। बट सर आप अपनी लायबिलिटी से फ्री हो, आपने अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही तरीके से करी, क्योंकि सर इन फ्रॉड एंड एरर्स को ढूंढना, करेक्ट करना, प्रिवेंट करना मेरी ड्यूटी नहीं है। किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि ऑडिट परफॉर्म करते हुए जो डिटेक्शंस मेरे सामने आई, जो मिसस्टेटमेंट्स मेरे सामने आई, जो डाउट्स आए, उनको कंपेल या डिस्पेल करना, दैट मींस कंफर्म या डिस्पेल करना। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज as per the Companies Act 2013 sections 143 12 to 15। सर एक तो 12 सेक्शन तुमने रीड आउट करा था, 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड के ऊपर।
इफ एन ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव, किसी ना किसी तरीके से अगर आपको बिलीव है, क्लियर, दैट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, हो चुका या इज बीइंग कमिटेड या चल रहा है, क्लियर, अगेंस्ट द कंपनी by the officers or employees of the company, the auditor is required to report such fraud to CG. As per the rule 13, any fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above, clear, should be reported to the central government. That means आपको साथ में बता भी गया, not every matter is to be reported to the CG, only that frauds which are of an amount of rupees 1 करोड़ और अबव, जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा होंगे, वो मैटर्स, वो फ्रॉड्स आपने कहां पे डिस्कस करने हैं, सीजी के साथ, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करो, रिपोर्ट करो, क्लियर। एज पर केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, अनलेस डाउटफुल सिचुएशंस आर देयर, जब तक आपको कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं दिखती, ऑडिटर इज टोटली जस्टिफाइड इन रिलाइंग अपॉन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द क्लाइंट। क्योंकि सर मैं तो आपके ऊपर विश्वास करके चलूंगा ना, अरे सर पूरा साल आपने काम किया, पूरा साल आपने उस चीज को बेसिकली बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा तो आपके पास होगी, मेरे पास थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियर, तो नॉर्मल सी बात है, मैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही क्या करूंगा, रिलाय करूंगा ना, जैसा आप कहोगे मैं वैसा सच मानूंगा, क्लियर। ही इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, सिंपल सी बात है, मैं तो सर एक वॉच डॉग हूं, सुपरविजन करने वाला, ना कि आपके ऊपर ही बैठने वाला, क्लियर। तो उस केस में हम तो जस्ट ये कहेंगे हमेशा कि नॉर्मली एंड नॉर्मली ये जो ऑडिटर है सर, ऑडिटर इज बेसिकली वॉच डॉग, मैं तो आपको काम करते हुए सुपरवाइज करूंगा, मैं तो आपको काम करते हुए एनालाइज करूंगा, एंड जो जो गलतियां, जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएंगी, मैं अकॉर्डिंग टू दैट अपनी क्वेश्चनिंग बनाता जाऊंगा, सो दैट मैं अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं, रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करूं एंड अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करूं। इज दैट क्लियर? सो ये बहुत अच्छा वर्ड है, ही इज अ वॉच डॉग, ऑडिटर इज बेसिकली अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, क्लियर, कि मैं एक तरह की सर चमगादड़ नहीं हूं, नॉर्मली एक वॉच डॉग हूं जो काम करते हुए क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सुपरवाइज करेगा कि आप लोगों ने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया, मेरा काम जस्ट इतना, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज ऐसे 200, जो बेसिकली सर आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड आया एंड बनता भी ये सर फर्स्ट स्टैंडर्ड ही है, क्लियर, रिवाइज्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये इसका नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो नॉर्मली सर इसमें आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्टिव्स जो आपने पढ़े इन्हीं के अंदर दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, एंड कुछ प्रिंसिपल्स भी बताएगा कि बेसिकली सर आपने जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू कैसे कंडक्ट करना है, क्लियर। नंबर 1 इज कुछ डेफिनेशंस पहले, सर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या हुआ, आप लॉट ऑफ टाइम यहां पे डिस्कस कर चुके सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड TCWG, that is those charged with governance, those charged with governance, कहने का मतलब जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट कंट्रोल है, क्लियर। इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल एज पर द सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायर्ड बाय द लॉ। सर जैसे मैं आपको पहले बता चुका, सर अगर कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, अगर पार्टनरशिप है तो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बनेगा। दैट मींस हर लॉ के अकॉर्डिंग टू, हर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग टू एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर लाइक बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, सर इनके ऊपर इनका रेलेवेंट स्टैट्यूट, रेलेवेंट लॉ एप्लीकेबल है, तो आपको बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग टू ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, एंड इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग टू ही इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज एफआरएफ, कि जो उनके ऊपर एप्लीकेबल लॉ है, जो उनके ऊपर एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो मैनेजमेंट ने एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस मींस सर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर ने क्या किया, यूज किया कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ऑन विच एंड जिसके ऊपर मेरी ओपिनियन क्या करती है, बेस करती है। अरे सर ये एविडेंस ही तो है,
जिसके कारण मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस आई। सर अगर ये एविडेंस ही ना होते, ये इंफॉर्मेशन ही ना होती, तो मैं अपनी ओपिनियन कैसे ड्रॉ करता, मैं अपना कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करता। सर जैसे आप कहते हैं कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, कोर्ट की जजमेंट आई, कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया, कोर्ट ने अपना ऑर्डर किसी एविडेंस बेस्ड किया होगा। सर व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस, एविडेंस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कारण कोर्ट अपना ऑर्डर सुना पाई, अपना कंक्लूजन निकाल पाई, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस। क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर ये तो अपनी वही स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन आई, अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू शो एंटिटी का इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये तो सर फर्स्ट पेज का फर्स्ट टॉपिक था हमारा। क्लियर। premises on which audit is conducted, premises means basis, premises means basis, foundation जिसे वर्ड बोलते हैं, that management and TCWG have following responsibilities। सर ये that means जिसके बेसिस पे मैं ऑडिट करूंगा, क्या ऐसे premises हैं, क्या ऐसी presumptions हैं काइंड ऑफ। क्लियर। कि प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्लियर, एंड इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन करवाना, आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल्स। क्लियर। मैं यहां पे वर्ड कब बोल रहा हूं कि बेसिकली सर इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन करवाना एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन करवाना, ये मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिट करते हो तो मैं ऑडिट करूंगा, नहीं अदरवाइज नहीं करूंगा। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि नॉर्मली यहां पे मैं आपके सामने पॉइंट क्या रख रहा हूं, सर मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं कि मैं ऑडिट करने तब आऊंगा अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिट करोगे। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना एंड इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन करवाना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑडिटर की। क्लियर। टू प्रोवाइड एंड प्लस टू प्रोवाइड कि अगर मैं काम पे आऊंगा आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इवन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करोगे कि मैं जैसे मर्जी एंटिटी के अंदर जो मर्जी मेरे मन में आए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूं। ये नहीं है कि सर मुझे एक कमरा दे दिया कि सर इस कमरे के बाहर नहीं जाओगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी अपना वर्क परफॉर्म करूं, जिस मर्जी पर्सन को मिलूं, मुझे प्योरली फुली असिस्टेंस चाहिए। क्लियर। दैट मीन्स आपकी ओर से पूरी सपोर्ट चाहिए, तब जाके मैं ऑडिट करने आऊंगा। दीज आर माई प्रीमाइसेस, दीज आर माई प्रिजम्पशंस कि आप मुझे इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेंगे। अगर है तो मैं ऑडिट करूंगा, नहीं अदरवाइज नहीं। अरे सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अपने कम से कम असिस्ट तो भी करे। मैं वहां पे ऑडिट करने गया, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो मैं वहां पे करने क्या गया हूं। तो नॉर्मली सर कम से कम ये मैं मान के चलूंगा कि मैं अगर वहां पे जा रहा हूं तो ऑडिटर को फुली असिस्टेंस मिलेगी, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इवन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा विद इन द एंटिटी, जहां मर्जी फिर जहां मर्जी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल जजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब सर ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम जब आप ऑडिट करने जाओगे तो वहां पे आपके पास वेरियस तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगा के वहां पे पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर। यस। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वर्ड इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म मतलब सर शक्की दिमाग। दैट मीन्स अपने दिमाग में हमेशा एक डाउटफुल सिचुएशन अराइज रखो भी यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सीआईडी वाला काम, कुछ तो गड़बड़ है वही साहब। सर वो भी तो क्या है, स्केप्टिज्म। जब आप एक अप्रोच इस तरह की रखोगे ना, शक की निगाहों से देखोगे, तो आपको हमेशा कोई ना कोई गलती मिलेगी। दैट मीन्स आप हर पॉइंट में, हर जगह अगर आप अपनी डाउटफुल अप्रोच रखोगे, जैसे नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है कि अभी तो सर पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, पहले ही डाउट। क्यों? वो अपनी स्केप्टिज्म अप्रोच रखते हैं कि आप कुछ शुरू तो करो, आपके माइंड में डाउट, सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये डाउट है। पहले सुन तो सही, पहले सुन तो सही कॉन्सेप्ट है क्या। हम कहते हैं तू बंदा डाउट बड़े पूछ रहा है और तेरे डाउट बिल्कुल काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर आपने माइंड में एक डाउटफुल अप्रोच बना रखी है कि मुझे डाउट आएगा और वो डाउट मैं आपसे पूछूंगा
सर ये ऑडिटर की अप्रोच होती है, नॉर्मल स्टूडेंट की नहीं। क्लियर? ऑडिटर को उल्टा कहा जाता है। अगर लेट इट बी मैं कहीं मान लो ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे कहा जाएगा कि तुम डाउटफुल अप्रोच रखना, स्केप्टिज्म रखना, वहां पे शक की निगाहों से देखना कि वो चोर हैं सारे। अगर दूसरों को चोर की निगाहों से देखोगे ना नॉर्मली, तो आपको कुछ ना कुछ गलती मिलेगी, कुछ ना कुछ वहां पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्लियर? एन एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जो इंक्लूड करता है क्वेश्चनिंग माइंड। जब आपके माइंड में क्वेश्चंस हमेशा अराइज होते हैं, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, कि बेसिकली यहां पे सर कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट है, आपके माइंड में पहले से डीम्ड है, आप ये सोच के चल रहे हो कि यहां पे गलती है और वाकई में वहां गलती मिलेगी भी। क्यों सर? आपने एक क्वेश्चनिंग माइंड वहां पे बना रखा है। यस, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, मतलब नॉट, ओ सॉरी इसको छोटा करो भाई, जस्ट अ मिनट। अ हाई, ये हाई सुनते ही हाई हो गया। यस, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, मतलब नॉट 100%। सर कभी भी आपको 100% एश्योरेंस नहीं मिलेगी कि मैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ कह रहा हूं कि ये बैलेंस शीट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स है, मैं कभी नहीं कहूंगा। और इवन मेरे को पता कि वो 100% सही है ना, मैं तब भी नहीं कहूंगा कि वो 100% सही है। मैं हमेशा कहूंगा कि रीजनेबल एश्योरेंस थी मेरे पास, और खुदा ना खास्ता मुझे ना गलती दिखी, किसी दूसरे पर्सन ने गलती निकाल दी, मैं तो बिल्कुल ही कच्चा हो जाऊंगा। मैं तो कहूंगा हाय मैंने किस बैलेंस शीट पे साइन कर दिए। तो मैं हमेशा सेफ्टी साइड लेके चलूंगा, मैं कहूंगा जी रीजनेबल एश्योरेंस थी मेरे पास। तो जितनी की इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, जितने के एविडेंस मेरे पास आए, उसी के बेसिस पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया, एंड नथिंग एल्स। क्लियर? यस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिसस्टेटेड हैं प्रायर टू ऑडिट। कि अभी तो सर ऑडिट हुआ ही नहीं, आपको तो पहले ही लग रहा है कि कहने का मतलब सर वो जो आपका रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं सर, मिसस्टेटेड है, कि उनमें कोई ना कोई गलती लाई करती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। सर एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। तो ये दो तरह के रिस्क आप नेक्स्ट आगे जाके वन बाय वन रीड आउट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, कि सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिसस्टेटेड है, सिंपल सी बात। क्लियर? एंड ऑडिट रिस्क क्या हुआ? सर ऑडिट रिस्क मींस दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी थी सर वो मटेरियली मिसस्टेटेड हैं, और मैंने क्या कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गलती नहीं है। अरे बाप रे, ये तो ऑडिट रिस्क आ गया। मैंने तो गलत ओपिनियन दे दी, मैंने तो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दी, मैंने तो ये कह दिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स हैं, जबकि उल्टा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सर ये तो ऑडिट रिस्क रेज हो गया ना। एंड ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन रिस्क। हो सकता है सर मे बी डिटेक्शन रिस्क हो, मैं गलतियां ढूंढ ही नहीं पाया, दैट मीन्स जो मिसस्टेटमेंट्स थी मेरे सामने नहीं आई, बट सर मुझे तो डर है ना, मुझे तो रिस्क है ना कि मैंने जो ओपिनियन दी वो गलत है, वो इनएप्रोप्रिएट है। ऐसा ना हो मैंने कह दीजिए फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है और कल को कोई बंदे ने गलती निकाल के दे दी कि ये कैसे किया हुआ है। इज दैट क्लियर? सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ सर? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सम बेसिक पॉइंट्स। नंबर 1 इज प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो मैं पहले आपको प्रीमाइज पढ़ा चुका कि ये बेसिकली फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कह लो या टीसीडब्ल्यूजी कह लो, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ऑडिटर ने ये काम नहीं करना। ये काम कौन करेगा? मैनेजमेंट, कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के दो, मैं नहीं बनाऊंगा। क्लियर? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव देम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मत समझना कि ऑडिट हो रहा है तो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं करनी पड़ेंगी, तुम्हें तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होगी। दैट मीन्स मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी होगी, इवन दो ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओ, ये थोड़ी मतलब है जी हम तो ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिटर अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। नहीं 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 नहीं, ये किसका काम है?
सर ये बेसिकली मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आप बना के दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्लियर? स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही सर, मुझे बुलाया ही इस पर्पज के लिए गया कि अल्टीमेट मैं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकूं। मैं उनको ये कह के कि ये जो कंपनी चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, इतनी सी बात कह के मैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं। Thus, his opinion is on whether the financial statements are presented fairly or give a true and fair view as per the applicable FRF. His opinion does not assure future viability of the entity. मैं future की गारंटी नहीं दे रहा, मैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहा हूं, ना कि फ्यूचर का। सर अगर मैंने 31 मार्च 19 तक का ऑडिट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च 20 भी कंपनी का बढ़िया होएगा, कि 31 मार्च 20 को भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं फ्यूचर वाइबिलिटी नहीं दे रहा कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी जाएगी, मैं तो आज तक का ऑडिट कह रहा हूं कि अब तक जो डाटा मेंटेन था वो बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस विद विच मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। और मेरी ओपिनियन में ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी इफेक्टिवली मैनेजमेंट ने आज काम किया, जितने एफिशिएंटली मैनेजमेंट ने आज काम किया, कल को भी उतना करेगी, इसी बात की गारंटी कोई नहीं। अरे मन कर 31/3/19 को आपको प्रॉफिट था, 31/3/20 को आपका लॉस आ जाए, सर कोई गारंटी नहीं है। मैं पहले बता चुका कि ऑडिट में किस चीज का कर रहा हूं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उन आइटम्स का जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी, उन ट्रांजेक्शन्स का जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी, ना कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स का। हाँ, तुम इसके बेसिस पे अपने लेवल पे जो मर्जी सोचो कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा चलेगी कैसा नहीं, बट मैं फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा। ये माइंड में से निकाल दो। कहीं सोचो सर ऑडिटर के साइन है, ऑडिटर की ओपिनियन है, दैट मींस ये कंपनी तो आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है, और इस बात की कोई मैं ओपिनियन वहां पे नहीं दे रहा। क्लियर? हाउएवर, इन सम केसेस एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन मे रिक्वायर ऑडिट to express opinion on some specific matters, then auditor should undertake further work. जैसे मान लो सर लॉ ने कह दिया या कंपनीज एक्ट ने कह दिया कि जो हमारा ऑडिटर होगा, हमारी कंपनी का जो ऑडिटर होगा, ये इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, तो मुझे वो मैटर्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके ऊपर भी अपनी ओपिनियन देनी होगी। सिंपल सी बात, कोई बात नहीं, क्या हो गया, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करने को बोल दिया, कर देंगे सर, क्या खास बात है, बट मैं कंसीडर करूंगा, ये नहीं कि मैं इग्नोर करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द ऑडिटर डिसाइड्स द स्कोप इज ऑफ हिज ऑडिट हैविंग रिगार्ड टू। सर मेरे जो ऑडिट का स्कोप है वो कौन फिक्स करेगा? नंबर 1 इज दैट मीन्स मैं क्या क्या काम करूंगा, कितने लेवल का काम करूंगा, तो ये कौन फिक्स करेगा? द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट लेजिस्लेशन, जो भी रेलिवेंट लॉ या वर्ड कह सकते हो, रेलेवेंट स्टैट्यूट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी लॉ के तहत क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं। क्लियर? सेकंड इज द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करेगा। एंड थर्ड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब तीसरे नंबर पे आप और क्लाइंट दोनों बैठ के हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। बट फर्स्ट लेजिस्लेशन, सेकंड प्रोनाउंसमेंट्स एंड थर्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हाउएवर द terms of engagement cannot supersede the pronouncements of a institute or the provision of the relevant legislation। मतलब जो तुम्हारी टर्म्स हैं, जो तुम्हारा ये एग्रीमेंट था, ये वाला आपका और क्लाइंट का जो एग्रीमेंट था, सर वो एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोविजन होंगी वो इन दो को, ये जो हमारी प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैं या लॉ की जो लेजिस्लेशंस हैं, क्लियर, इनको क्रॉस कभी नहीं करेगा। आपका एग्रीमेंट हमेशा नीचे रह के ही काम करेगा, मतलब टॉप पे कौन फिक्स करेगा स्कोप? हमेशा आपको तो लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग या आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग टू ही चलना पड़ेगा। दैट मीन्स आप कोई ऐसी पॉइंट, कोई दैट मीन्स ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं लेके चलोगे जो बेसिकली इनके साथ हो। आपका क्लाइंट कहे जी आप ये काम हमारे लिए नहीं करोगे, और लेजिस्लेशन कहता है जी ऐसा काम होगा, आपकी ड्यूटी बनती है वो काम करना, तो लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग तो आपको चलना पड़ेगा, ना कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्योंकि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, एंगेजमेंट मतलब जिसमें मुझे अपॉइंट किया गया,
क्लियर। अब वो एंगेजमेंट ना सोचना कि सर रिंग सेरेमनी हो रही है, अब यहां पे लॉट ऑफ टाइम वर्ड होएगा एंगेजमेंट, जहां पे आपको अपॉइंट किया जाएगा एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट इज reasonable assurance with respect to misstatements. Auditor is required to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement. बिल्कुल सर। एंड इसके लिए मुझे रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करने के लिए, फर्स्ट में तो यही बता के चुका कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस इकट्ठी करनी है, इसके लिए मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, और मैं सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही ले पाऊंगा, नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, क्योंकि यहां पे सर लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जो होती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस जो होती हैं, वो हमेशा प्रिवेल करेंगी, जिसके कारण तुम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो ले ही नहीं पाओगे, नॉट 100%। क्लियर। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल होगा आप अपने आप को सेटिस्फाइड करवा लो, बट नॉट 100%। क्लियर। यस। और एक अच्छा वर्ड ऊपर था, दस ऑडिटर ऑब्टेन SAAE, that is sufficient and appropriate audit evidence to reduce। सर ये मैं एविडेंस क्यों इकट्ठे कर रहा हूं? टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। अब आपका वर्ड आया ऑडिट रिस्क, तो आपको पता होना चाहिए ऑडिट रिस्क का मतलब क्या था। सर वो रिस्क जो कब अराइज होगा, जब मैं इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दूंगा, किस बात के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जबकि सर उल्टा कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करो, सो दैट आपका ऑडिट रिस्क क्या हो, कम हो, तेरे को भी एश्योरेंस हो, तेरे को भी वहां पे अपने आप खुद पे विश्वास हो साइन करते हुए बैलेंस शीट के ऊपर, कि मैंने जो बैलेंस शीट के ऊपर साइन किए वो बिल्कुल सही थी। अरे जितने एविडेंस ज्यादा इकट्ठे करोगे उतना तेरा मन ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, तभी फ्री माइंड तू वहां पे साइन कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब आ जाओ सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है क्या। क्लियर। आइए तो नेक्स्ट हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या हैं। यस प्लीज। इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दैट मींस कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। तो अगर आपसे मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, एक्चुअली क्वेश्चंस भी आपके यहीं से निकल के आएंगे, क्या आप अपने ऑडिट रिस्क को जीरो तक लेके आ सकते हैं? नहीं सर, मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, कि जितना वो लो हो सकता है मैं ऑडिट रिस्क को लो कर सकता हूं। बट अगर आप कह रहे हो कि ऑडिट रिस्क जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ही नहीं है, मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस थी। किस बात की? कि नॉर्मली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, इतनी गारंटी। क्लियर। सर दिस इज ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ड्यू टू विच ऑडिटर ऑब्टेन्स परसुएसिव एविडेंस रादर देन कंक्लूसिव। परसुएसिव मतलब रीजनेबल। क्लियर। जिसके कारण आपको रीजनेबल एविडेंस मिलते हैं, नॉट कंक्लूसिव, नॉट 100%, 100% ना मिलना। क्लियर। इट अराइजेस फ्रॉम, ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर एक बात बताओ, पहली बात तो जो प्रेपरेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। एंड नेचुरली उनको प्रिपेयर करते हुए मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट भी यूज करी होगी। सर सिंपल सी बात है, जब SPL बैलेंस शीट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा, तो मैनेजमेंट ने उसके अंदर अपनी जजमेंट तो भी यूज करी होगी, लाइक प्रोविजनिंग मेंटेन करते हुए, खर्चे डालते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए उन्होंने अपनी जजमेंट यूज करी होगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देयर मे बी सब्जेक्टिव डिसीजंस। बिल्कुल सर, सीधे तो उनकी मर्जी। सर मे बी वो प्रोविजन 5% डालें, 10% डालें, 15% डालें, जो उनकी इच्छा। अगले क्या कहेंगे? जी हमें जो सही लगा हमने किया। क्लियर। मोर ओवर ऑडिटर हैज टू कंसिडर वेदर देयर एस्टिमेट्स अपीयर टू बी रीजनेबल। मेरी ड्यूटी जस्ट इतनी बनती है कि जो उन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज किए, जो उन्होंने मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट यूज करी, जजमेंट मतलब जिस तरह उन्होंने अपने वे से कोई चीज को डील किया, मेरा काम जस्ट वहां पे ये है कि मैं उसको चेकआउट करूं कि उन्होंने क्या वो रीजनेबल किया, जो भी काम किया, जो भी जजमेंट यूज करी, क्या वो रीजनेबल है? अगर है तो ठीक, मेरा काम जस्ट इतना है। एंड एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू सच आइटम्स कैन ओनली बी परसुएसिव। सर मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने हिसाब के अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट को यूज करते हुए वहां पे कोई एस्टिमेट्स लगाए, तो मैं कैसे कह दूंगा जी वो एस्टिमेट गलत है? हाँ बस मैं उसकी रीजनेबलनेस चेक करूंगा।
उसके अकॉर्डिंग टू एविडेंस इकट्ठे करूंगा, बट ये थोड़े कहूंगा तुम प्रोविजनिंग ना करो, तुम ये अकाउंटिंग एस्टिमेट ना लगाओ। क्लियर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सर मैनेजमेंट और अदर्स में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार सर मैनेजमेंट खुद कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करती। लेट इट बी एक्सपेंसेस हमारे मिसलीनियस किस नेचर के हैं? सर मिसलीनियस 50,000 के एक्सपेंसेस हैं। मैंने आपसे पूछा किस तरह के, दैट मीन्स क्या खर्चे हुए थे, तो मे बी मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज ही ना करूं, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही ना दूं, तो मेरी इच्छा सर, कोई जरूरी थोड़ा कि मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद ढूंढो। चोर थोड़ी है कोई भी चोरी के बारे में बताएगा कि मैंने यहां पे चोरी करी जी, मैंने यहां पे वो गलती करी है, मैं कभी नहीं बताऊंगा। आप ढूंढो सर, आप चेक करो। नेक्स्ट इज मोर ओवर frauds may involve carefully designed schemes to conceal it, thus auditor may not detect them। सर मे बी ऑडिटर उनको डिटेक्ट ना कर पाए क्योंकि सर उनको छुपाने में, उनको कंसील करने में बहुत प्रॉपर एक डिजाइन किया गया, एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, मैनेजमेंट मिली हुई थी, मैनेजमेंट ने मतलब खुद उसको कंसील करने की कोशिश करी कि ऑडिटर जल्दी जल्दी इस चीज को पकड़ ही ना पाए। क्लियर। लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। एंड वैसे भी सर कितने के तुम पैसे मुझे दोगे, कितना टाइम है तुम्हारे पास? पूरा साल बैठा रहूंगा क्या? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 8 दिन, सर इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है ऑडिटर के पास कि मैं आपकी कंपनी में बैठा रहूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और कितने के पैसे तुम दोगे यार? मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं, उनका भी देखना है। तो सर इसलिए मैं 100% चेकिंग ही नहीं करूंगा, मैं रीजनेबल एश्योरेंस लूंगा और उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन ड्रॉ कर दूंगा। यूजर्स एक्सपेक्ट दैट auditor will form an opinion on financial statement with reasonable time and cost. The auditor resorts to test procedure। वो हमेशा टेस्ट प्रोसीजर करेगा, ना कि 100% चेकिंग। मोर ओवर ही डायरेक्ट मोर एफर्ट्स टू रिस्की एरियाज। वो क्या चेक करेगा? सिर्फ रिस्की एरियाज चेक करेगा, क्योंकि नेचुरली उसके पास टाइम ही नहीं है। यार कोई पर्सन 1 साल की चेकिंग को अगर 3 दिन में कर रहा है तो क्या वो 100% चेकिंग करेगा? सर मतलब ही नहीं है। सैंपलिंग चलेगी प्योरली, गिनती की, चलो ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, 4 चीजें देखूंगा, उसके बेसिस पे अपनी नेचुरली कंक्लूजन निकाल दूंगा। क्लियर। एंड अदर मैटर्स, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एज ऑडिटर मे नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉज अफेक्टिंग द क्लाइंट। सर समटाइम ये भी होता है कि मुझे क्लाइंट के बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज ही नहीं होती, तो मैं उस पॉइंट को इग्नोर ही कर देता हूं, छोड़ो परे। जब जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है, लेट इट बी सर एक ऐसी कंपनी जिसका फॉरेन एक्सचेंज में लेना देना था, एंड मुझे फैमा एक्ट की प्रोविजन के बारे में नहीं पता था कि वहां पे वो प्रोविजन प्रिवेल करती है या नहीं करती, सर मैं नेचुरली फिर मैं छोड़ो जी, क्यों दिमाग लगाना, मैंने भी वहां पे इग्नोर कर दिया। क्लियर। इवेंट्स और कंडीशन अफेक्टिंग एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। क्लियर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्लियर। या रिलेशनशिप्स विद देम। फ्रॉड लाइक फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और फ्रॉड थ्रू कोल्यूजन। दैट मीन्स आपकी कोल्यूजन थी, सर आप मिले भगत थे, दैट मीन्स सारी मैनेजमेंट चोर इकट्ठे हो गए। तो यार जब तुम इतने जाने प्लानिंग करके दैट मीन्स फ्रॉड करोगे तो मैं भी उसको कैसे ढूंढ लूंगा? तुम सारी की सारी मैनेजमेंट तो मिली हुई है आपस में। ये अदर मैटर्स के अंदर आया। दैट मीन्स दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस जो तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी रहेंगे ही रहेंगे। सो यू कांट से दैट कि ऑडिट रिस्क को आप 0 कर दोगे, कभी नहीं कह सकते। सर ऑडिट रिस्क हमेशा रहेगा रहेगा। हाँ ज्यादा से ज्यादा तुम उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो, बट 0 नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं जी मुझे कोई ऑडिट रिस्क नहीं है, गलत बात। मुझे खुद पता है कि उसके अंदर ऑडिट रिस्क है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सर इनहेरेंट लिमिटेशंस। यस, ड्यू टू अफोर्सेड इनहेरेंट लिमिटेशन देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे रिमेन अनडिटेक्टेड। है तो गारंटी ऐसा कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। आप अगर कह दो जी मैं 100% चेकिंग करूंगा फिर मैं साइन करूंगा, ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप सर एक ही क्लाइंट का काम करोगे और किसी का कर ही नहीं पाओगे। एंड प्रैक्टिस फील्ड के अंदर सर ये काम नहीं चलेगा। क्लियर। मोर द क्लाइंट्स मोर द प्रॉफिट्स, वो काम चलता है यहाँ पे। जितने क्लाइंट्स ज्यादा होंगे तब जाके आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। और मैं एक ही क्लाइंट के ऊपर बैठ के इतनी काम करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे सर कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, वेले थोड़ी है सर। ऐसा कौन सा करोड़ों की फीस मुझे दे रहा है ये? क्लियर। या तो हो कि मुझे पाल ले, सिंपल सी बात है कि मुझे ही करोड़ों की फीस दे दे, मैं एक एक चीज प्रॉपर वे से क्या करूंगा, चेकआउट करूंगा। बट सर दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। क्लियर। यस। एंड आफ्टर दैट सर ये कुछ
टॉपिक हमारा, ये तो काफी लेंथी टॉपिक है वैसे, चलो कोई बात नहीं सर। यहां से ये हमारा जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर शुड कंसीडर एसे व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। एसे रिक्वायर द ऑडिटर टू मेंटेन। सर ये जो एसे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मुझे क्या कहते हैं कि मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एंड अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन रखूं एंड आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो भी आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको टाइमली आइडेंटिफाई करूं, असेस करूं कितना रिस्क है, एंड अपनी मिसस्टेटमेंट्स के रिलेटेड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करूं सो दैट मैं अपनी ओपिनियन को बना सकूं, सो दैट मैं उन एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं। फॉर्म ऑफ ओपिनियन। सर फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होगा, जो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग या एनी लॉ या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। मोर ओवर ऑडिटर में हैव सर्टेन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द यूजर्स, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी और आउटसाइड पार्टीज एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और लॉ। तो मैं भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं टाइम टू टाइम क्या करूंगा, पूरी करूंगा। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली सर ये फर्स्ट टॉपिक करने में हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। दैट मीन सर लैंग्वेज इजी भी है बट अभी फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑडिटिंग नई है। दैट मीन्स वन टाइम आपको एक बार वर्डिंग बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, प्लस सारे ही वर्ड्स आपके लिए नए हैं, हर एक का अपना अपना मीनिंग है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज नेक्स्ट ऑन जो आपके लेक्चर्स होंगे तब आपको फिर वो वर्ड्स दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने होंगे, फिर डायरेक्टली हमें कॉन्सेप्ट करना होगा, तो वहां पे ये कन्वीनियंस रहेगी। बट वन टाइम आपको सारे ये वर्ड्स सीखने होंगे कि सर ऑडिट के अंदर ये क्या क्या वर्ड्स चल रहे हैं, एंड लिटरली आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट क्लियर करें सो दैट हम नेक्स्ट ऑन प्रॉपर वे से चलते जाएं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट and have a nice day.